हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आज हम लोग सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें सी टेट में मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं, 15 क्वेश्चन पैडागोजी के रहते हैं। तो हम लोग 15 क्वेश्चन मैथ पैडागोजी के देखेंगे और ये पेपर है 2 फरवरी 2023 का। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए दिया वर्गीकरण, ऑप्शन बी दिया एकाकी संगति, ऑप्शन सी दिया पदानुक्रमिक समावेशन और ऑप्शन डी दिया सबिटाइजेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एकाकी संगीत। तो एकाकी संगीत क्या होता है? एकाकी संगीत का अर्थ है अग्रवर्ती गणना, हर बार एक और जोड़कर गिनती करना। तो प्रश्नानुसार दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। इस त्रुटि को सुदृढ़ करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो एकाकी संगीत की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण बढ़ाने या फिर उन्नयन का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना, ऑप्शन बी दिया कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी दिया है गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना और ऑप्शन डी दिया है गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविताओं और नाट्य को सम्मिलित करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण बढ़ाने का क्या अर्थ है? तो गणितीय संप्रेषण बढ़ाने का अर्थ होता है गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा की गई संक्रियाओं में से इस तरह की त्रुटियों को सुधारा? जैसे 1 प्लस क्या दिया है 1 + 4 + 1 + 4 = 2 + 8। तो इस प्रकार की त्रुटियों को कौन सी विधि सबसे प्रभावी तरीके से सुधारेगी? तो ऑप्शन ए दिया है उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करें, ऑप्शन बी दिया विद्यार्थियों को यह बताना कि लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ऑप्शन सी दिया है अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं और ऑप्शन डी दिया टेस्ट देकर। तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो जाएगी कि उन्हें हम लोग मूर्त प्रतिरूप से मॉडल का उपयोग करें, मतलब कि वास्तविक जीवन से जोड़ के उन्हें बताएं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे दर्शाया गया, तो भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करके विद्यार्थियों द्वारा 1 + 4 + 1/4 + 1/4 = 2/8 की संक्रियाओं की त्रुटि को कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसमें एक मूर्त प्रतिरूप प्रदर्शित किया गया, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाया गया। इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे, वास्तविक जीवन से रिलेट करेंगे, जब कोई मूर्त मॉडल प्रयोग करके वो अपने मैथ सॉल्व करेंगे। इस तरह से उनका त्रुटि खत्म हो जाएगा, सुधारा जा सकता है उनकी त्रुटि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? तो क्या पूछ रहा है? सबसे कम मतलब सबसे लोअर पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी दिया है गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, ऑप्शन सी दिया गणित की संचयी प्रकृति और ऑप्शन डी दिया रचनात्मक आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गणित में रचनात्मक आकलन। किसकी संभावना सबसे कम है? तो विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए किसकी सबसे संभावना सबसे कम है? तो रचनात्मक आकलन, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? तो हमें गलत कथन बताना है कि गणित के उद्देश्यों और कथन से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है। तो चलिए ऑप्शन ए दिया है लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य क्रियात्मक और सूचनाप्रद है। तो ये तो आपका लक्ष्य से रिलेटेड हो गया। ऑप्शन बी दिया लक्ष्य और उद्देश्य से सही कथन है यह, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी दिया लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है, सही है बिल्कुल, जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। ऑप्शन बी भी लक्ष्य और उद्देश्य से रिलेटेड एकदम सही कथन। ऑप्शन सी दिया लक्ष्य अकल्पिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। ऑप्शन सी रॉन्ग है। क्या है? ऑप्शन सी लक्ष्य और उद्देश्य से रिलेटेड रॉन्ग कथन दिया है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन डी दिया लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एकमात्र भाग है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या पूछ रहा था, गलत कथन पूछ रहा था कि लक्ष्य और उद्देश्य से रिलेटेड असंगत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन सी जो है असंगत कथन है लक्ष्य और उद्देश्य से रिलेटेड। देखिए लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य वे प्राप्ति योग्य अंतिम बिंदु है जिसकी ओर व्यक्ति अपने प्रयत्नों एवं साधनों को निर्देशित करता है। अतः लक्ष्य एक दीर्घकालीन है। लक्ष्य क्या है, एक दीर्घकालीन है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करने का एक मार्ग या कार्यात्मक रूप है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता या फिर एक कार्यात्मक रूप है जिसके माध्यम से व्यक्ति कहाँ पहुँचता है, लक्ष्य तक पहुँचता है। अतः दिए गए विकल्प सी असंगत कथन है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आंकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, ऑप्शन सी दिया शिक्षण अध्ययन क्रियाकलाओं में सुधार करना और ऑप्शन डी दिया कक्षाई क्रियाकलाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या वांछित उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी तुलना करना। कभी भी विद्यार्थियों की प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से नहीं करना, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावली अपरिभाषित है। तो क्या पूछ रहा है, अपरिभाषित शब्दावली पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया प्राकृतिक संख्याएं, ऑप्शन बी दिया एक चतुर्भुज के विकर्ण, ऑप्शन सी दिया रेखा और ऑप्शन डी दिया बिंदु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका प्राकृत संख्याएं बिल्कुल परिभाषित है, ठीक है, इसलिए ए सही रहेगा। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावली अपरिभाषित है। तो आपका जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, अपरिभाषित है। और ऑप्शन सी रेखा भी अपरिभाषित है और ऑप्शन डी बिंदु भी अपरिभाषित है। तो ए सी डी देखिए कहाँ है, तो ए सी डी किस में है, तो ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या देखिए जिन जिन वे संख्याएं जिनकी शुरुआत एक से होती है अर्थात एक से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं को तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। रेखा जिसकी चौड़ाई शून्य तथा लंबाई अनंत होती है रेखा कहलाती है, इसे भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। बिंदु न कोई लंबाई होती है न कोई चौड़ाई, शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं, इसका आकार अपरिभाषित है, इसलिए इसे भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आपके चतुर्भुज के विकर्ण है उसे क्या आप लोग कर सकते हैं, उसे परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए ए सी डी जो है क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों को निरूपण करता है जो शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा। ऑप्शन ए दिया शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी दिया बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, ऑप्शन सी दिया केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, ऑप्शन डी दिया नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मकता चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है, उसके कोड जो दिया है उसमें करना है। चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, तो एनईपी 20 के अनुसार कौन सा मौलिक सिद्धांत को निरूपण करेगा और शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करेगा। तो इसका ऑप्शन ए देखिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। नई शिक्षा नीति में दिया हुआ है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार क्या होगा, यह मौलिक सिद्धांतों को निरूपित करेगा। तो ऑप्शन बी देखिए, तो ए देख लीजिए किस में है, तो ए आपका बी में है, इसलिए ए में भी है बी में भी है, लेकिन सी और डी में नहीं, तो सी डी कट कर दीजिए। अब बचा क्या, ए और बी बचा। तो अब हम लोग देखेंगे बी करेक्ट है कि नहीं। तो बी क्या दिया है, तो बी दिया बहुविषयक समग्र शिक्षा पर बल देना। तो एनईपी किसकी बात करता है, तो एनईपी कहता है कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर बल दीजिए। तो ऑप्शन बी देखिए किस में है, तो ए में ऑप्शन बी नहीं है, इसमें से डायरेक्ट सी दे दिया है।
लेकिन तो ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन बी, ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डी देखिए, डी में दिया है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, तो डी भी बिल्कुल सही है। एनईपी इसकी भी बात करता है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो रहा है और सब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाई को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। चलिए हम लोग देखेंगे, तो इसका अमापन इकाई को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए दिया है कि यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं। ऑप्शन बी दिया है मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण करना। ऑप्शन सी दिया मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना, और ऑप्शन डी दिया है आपका मानक इकाई की बजाय अमानक इकाइयों का उपयोग करने का लाभ समझना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानक इकाई देखिए किलोग्राम है, इसकी अमानक इकाई क्या है, वजन माप। मानक इकाई मीटर है, तो इसकी अमानक इकाई दूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए दिया वृत्त की परिभाषा देना, तो वृत्त की परिभाषा देना। ऑप्शन बी सैमवट पर वृत्त आरेख। ऑप्शन सी वृत्त बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना, और ऑप्शन डी बच्चों को अपने आसपास की वृत्ताकार वस्तुओं को पहचान करना। तो देखिए जब ये तीनों काम कर लेंगे तब जाकर आप वृत्त की परिभाषा देंगे, डायरेक्ट वृत्त की परिभाषा नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन ए सबसे अंतिम चरण होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है, तो ऑप्शन ए दिया दिक् स्थान संबंधी विवेचन। ऑप्शन बी दिया संख्या बोध। ऑप्शन सी दिया दृश्यीकरण, और ऑप्शन डी दिया आकृतियां और दिक् स्थान। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी संख्या बोध। जो संख्या बोध है टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावशाली होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतःदर्शी ज्ञान के संबंध में सही है, तो सही कथन बताना किसके संबंध में, अंतःदर्शी ज्ञान के संबंध में। तो ऑप्शन ए दिया है अंतःदर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान की कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ऑप्शन बी दिया यह सदैव पुख्ता गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी दिया है यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभाविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। और ऑप्शन डी दिया है क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है, इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतर्दर्शी ज्ञान में के संबंध में सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 दिया आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है, तो ऑप्शन ए दिया लंबाई का मापन। ऑप्शन बी दिया द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल। ऑप्शन सी दिया आयतन का मापन, और ऑप्शन डी दिया आंकड़ों का प्रबंधन। तो क्या दिया आधारभूत अवधारणा जैसे कि विभाजन इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न या फिर टेसिलेशन इत्यादि गणित की द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल के मापन के अधिगम आधार है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है, क्या बताना है सबसे कम उपयुक्त कौन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया है तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियों और तकनीकें सीखना। ऑप्शन बी दिया समस्या समाधान और कौशलों को विकसित करना। ऑप्शन सी दिया आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन डी दिया प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशल को विकसित करना। तो ऑप्शन ने कभी भी तीव्रता से गणना के लिए युक्तियों को और तकनीकें सीखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए क्या दिया, प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए दिया, प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती सवाल को हल करना कठिन होता है, अतः यह बच्चों के चिंतन कौशल में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी दिया है, इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित हो। ऑप्शन सी दिया है, इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले अधिगमकर्ताओं के लिए होते हैं, अतः उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है, शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों की बुनियादी रखती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।